जब पाकिस्तान बना तो हमारे पास निज़ाम नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था, क्योंकि सिस्टम का बंटवारा हो गया था और बंटवारे की प्रोसेस जारी थी, कंट्रोल कहीं भी। पूरे पाकिस्तान को, खासकर जो हिजरत के दिन जो लुटे हुए काफिले आते थे, जख्मी लोग आते थे, ट्रेनें आती थी, पाकिस्तान को टांगों पे किन्होंने खड़ा किया? सिविल सोसाइटी ने खड़ा किया। रहमतुल्लाह ट्रस्ट, चर्च वर्ल्ड काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, एफसी कॉलेज जो अभी इतनी बड़ी है, और यूनाइटेड क्रिश्चियन काउंसिल, इनके ग्राउंड्स थे बड़े बड़े, जहाँ पर खेमे लगे हुए थे। महाजरीन वहाँ पे रहते थे, उनको वहाँ पे जो बीमार थे उनकी तीमारदारी की जाती थी, मेडिकल एड मिलती थी। इसी तरह सिंध में फारसी बरादरी ने, बिजनेसमैन थे पाकिस्तानी जो कायदे आजम के रुफ़क़ाकार थे, उन्होंने कितनी कॉन्ट्रीब्यूशंस की पाकिस्तान के अवाइल के सालों में। मॉनेटरी, क्योंकि पाकिस्तान के पास बजट ही नहीं था। हारून फैमिली देख लें, रंगून वाला देख लें, इस्फहानी देख लें, आदम जी देख लें, हबीब ग्रुप देख लें, इन सब ने इतनी पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी। और उसके चंद साल के बाद रुपया जो था, $1 3 रुपए के बराबर। अब आप सोचें हम कहाँ पे खड़े हो। पाकिस्तान को हो क्या गया है? पाकिस्तान में उस सोसाइटी कोई से नहीं है। सिविल सोसाइटी इन पाकिस्तान इज नाउ वर्चुअली एब्सेंट, नॉट बिकॉज वो चाहती है कि वो अपना फाल किरदार अदा ना करे, लेकिन जो दूसरे इदारे हैं हुक्मरानी के, उन्होंने अपनी स्पेस इतनी ज्यादा बढ़ा दी कि सिविल सोसाइटी को फंक्शन करने का पाकिस्तान में कोई जगह ही नहीं है, उनके लिए स्पेस ही मौजूद नहीं। तो वो सिविल सोसाइटी जिसने पाकिस्तान को टांगों पे खड़ा कर दिया था, वो आज गायब है। पहली जरब तो ये लगी कि कायदे आजम की जो 11 अगस्त की स्पीच थी, वो ना रेडियो पाकिस्तान लाहौर से नशर हुई, ना कराची से हुई, वो दिल्ली से हुई। वो कौन सी फोर्सेस थी जिन्होंने कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की 11 अगस्त की स्पीच को इधर चलने नहीं दिया गया? जी व्यूअर्स, वेलकम टू रियलिटी बाइट्स। मैं हूं समीर अहमद और आज हमारी गुफ्तगू में हमारे मेहमान हैं सैमसन साइमन शरफ साहब। ही इज़ अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, इकोनॉमी पे भी नज़र रखते हैं, कल्चर स्टडीज से भी बड़ी गहरी इनकी रग़बत है। आज इनसे हम पाकिस्तान में गुर्बत पर, पाकिस्तान में सिटीजन्स और रियासत के दरमियान सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर और पाकिस्तान की तारीख पर गुफ्तगू करेंगे। शरफ साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। आपसे बहुत अ, बहुत शुक्रिया आपका। आपसे पहला सवाल जो है वो कायदे आजम की डेथ एनिवर्सरी यानी बरसी की मुनासबत से कर लेते हैं। कल 11 सितंबर थी, कायदे आजम की डेथ एनिवर्सरी थी। और अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान ने वो शक्ल इख्तियार नहीं की जो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने इस मुल्क के लिए विजन किया था, इन्विजन किया था, क्या आप इससे इत्तेफाक करेंगे? और अगर वो शक्ल इख्तियार नहीं की जो फाउंडिंग फादर्स चाह रहे थे, तो उनकी बड़ी वजूहात क्या हैं? जी बिल्कुल। मुझे 11 सितंबर 1948 का वाक़या इस तरीके से याद है कि मेरे वालिद की वफ़ात 1960 में हुई। तो बलोचिस्तान के एक अखबार में 12 सितंबर 1948 को मेरे वालिद का मरसिया बाबा कौम के हवाले से पब्लिश हुआ। और वो मरसिया हमारे घर में हमारी वालदा ने हमेशा दीवार पे आवेज़ा रखा, अब भी हमारे पास मौजूद है। उसकी एक तस्वीर मैंने आपको भेजी है। अ, उसमें बहुत ज़्यादा मेरे वालिद की अफ़सुर्दगी का इज़हार हो रहा है, रिमेंबर 1948 में। और उनकी शायरी से मुझे यूँ लग रहा है जैसे एक पाकिस्तानी जिसने पाकिस्तान बनने का ख्वाब देखा था और उसकी तहरीक में हिस्सा लिया था और उस मिशन को पूरा भी किया था अपने तईं, अपने एक अदना से रोल की हैसियत से, वो बहुत दिल बर्दाश्ता है कि कायदे आज़म इतनी जल्दी क्यों फोत हो, और उसके बाद क्या वो कायदे आज़म का मिशन कामयाब होगा कि नहीं होगा। तो मैं वालिद ही के हवाले से बात करता हूँ, तो उनकी ये कोशिश जारी रही। अल्टीमेटली 1960 में सर्जरी के दौरान वो वफात पा गए, हम में नहीं रहे, मैं छोटा सा बच्चा था। लेकिन उनकी शायरी, उनके लिखे हुए मज़ामीन और वो तमाम टीचिंग्स हमारी वालदा ने जो हमें ट्रांसफ़र की अपने वालिद के मुतल्लिक, हम भाइयों और बहनों को सबको, वो मुझे सब कुछ याद है और मुझे यूँ लगता है जैसे उस उन दिनों का मैं एक हिस्सा था। जी यकीनन
मेरे वालिद जब 1960 में फोत हुए तो वो एक इंतहाई दिल बर्दाश्ता पाकिस्तानी थे और उन्होंने काफ़ी पॉलिटिकल एक्टिविज्म भी किया और उसकी सज़ा भी उन्होंने पाई और अल्टीमेटली वो अपने खाल के हकीकी से जा मिले। एक पाकिस्तानी की हैसियत से, एक नौजवान की हैसियत से जिसने तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लिया और फिर अपने पीछे अपनी बेवर बच्चे छोड़ के इस दुनिया से चला गया, यानी दिस कुड नॉट बी ए बेटर डिस्क्रिप्शन। मैं इसी के मतवाजी एक और मैं आपको डिस्क्रिप्शन देता हूँ। जब पाकिस्तान बना तो हमारे पास निज़ाम नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था क्योंकि सिस्टम का बंटवारा हो गया था और बंटवारे की प्रोसेस जारी थी, कंट्रोल कहीं भी नहीं था। पूरे पाकिस्तान को, खासकर जो हिजरत के दिन थे, जो लुटे हुए काफिले आते थे, जख्मी लोग आते थे, ट्रेनें आती थी, तो पाकिस्तान को टांगों पे किन्होंने खड़ा किया? सिविल सोसाइटी ने खड़ा किया। रहमतुल्लाह ट्रस्ट, चर्च वर्ल्ड काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, एफसी कॉलेज जो अभी इतनी बड़ी है, और यूनाइटेड क्रिश्चियन काउंसिल, इनके ग्राउंड्स थे बड़े बड़े जहां पर खेमे लगे हुए थे। महाजरीन वहां पे रहते थे, उनको वहां पे जो बीमार थे उनकी तीमारदारी की जाती थी, मेडिकल एड मिलती थी। इसी तरह सिंध में पारसी बरादरी ने, जो बिजनेसमैन थे पाकिस्तानी, जो कायदे आजम के रफ़ाकार थे, उन्होंने कितनी कॉन्ट्रीब्यूशंस की पाकिस्तान के अवाइल के सालों में, मॉनेटरी, क्योंकि पाकिस्तान के पास बजट ही नहीं था। हारून फैमिली देख लें, रंगून वाला देख लें, इस्फहानी देख लें, आदम जी देख लें, हबीब ग्रुप देख लें, इन सब ने इतनी पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी थी। और उसके चंद साल के बाद रुपया जो था, $1 3 रुपए के बराबर था। अब सोचें हम कहाँ पे खड़े हुए हैं, पाकिस्तान को हो क्या गया है। एक इतनी बड़ी फिलैंथ्रोपिक मुल्क, जो एक हिजरत की माइग्रेशन, जो कि एक लिहाज से बहुत बड़ी जेनोसाइड भी थी। सिविल सोसाइटी, जिस मुल्क की सिविल सोसाइटी ने उसको उठा दिया, मुल्क को टांगों पे खड़ा कर दिया, पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोगों का एक न्यूक्लियस बना दिया, पाकिस्तान साइंटिफिक रिसर्च काउंसिल बन गई, इसी तरह और इदारे बन गए, पीसीएसआईआर बन गया, कारखानों के नक्शे बनने लगे कि पाकिस्तान में किस किस्म के कारखाने लगेंगे, और फिर वो प्लान रोल आउट होने लगे और पाकिस्तान तरक्की की राहों पे गामजन हो गया। उसके बाद अब वो सोसाइटी किधर है? पाकिस्तान में उस सोसाइटी की कोई से नहीं है। सिविल सोसाइटी इन पाकिस्तान इज नाउ वर्चुअली एब्सेंट, नॉट बिकॉज वो चाहती है कि वो अपना फाल किरदार अदा ना करे, लेकिन जो दूसरे इदारे हैं हुक्मरानी के, उन्होंने अपनी स्पेस इतनी ज्यादा बढ़ा दी है कि सिविल सोसाइटी को फंक्शन करने का पाकिस्तान में कोई जगह ही नहीं है, उनके लिए स्पेस ही मौजूद नहीं है। तो वो सिविल सोसाइटी जिसने पाकिस्तान को टांगों पे खड़ा कर दिया था, वो आज गायब है। और अगर एजुकेशन है प्राइवेट सेक्टर में, तो आप खुद पढ़ाते हैं, स्कॉलर हैं, फोकस एजुकेशन का एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव, प्रोग्रेसिव पर्सपेक्टिव की तरफ नहीं है। एजुकेशन का फोकस है कि मुझे किसी तरीके से डिग्री मिल जाए, मेरा जीपी अच्छा आ जाए, मैं बाहर पाकिस्तान से चला जाऊं, एक पैसा कमाना। ये फोकस नहीं है कि हमने पाकिस्तान में ग्रास रूट से तालीम के इदारे बनाने हैं, टेक्निकल ट्रेनिंग स्कूल बनाने हैं, टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर्स बनाने हैं, स्किल पॉलिशिंग इंस्टीट्यूट्स बनाने हैं। ऐसी हमारे तालीमी निज़ाम में कोई सोच नहीं है। लेकिन अगर आप 50s में चले जाएं, 1947 से अब तक, तो आप देखें मसलन आपकी हॉकी, हॉकी का पहला दफ्तर ही पाकिस्तान का सेंट पैट्रिक्स स्कूल कराची में बना। एक स्कूल के अंदर 2 कमरों में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने जन्म लिया और फिर हॉकी ने पूरी दुनिया को चैलेंज करना शुरू कर दिया। रेलवे को आप देखें,
लेकिन यानी कोई साइमन निजाम साहब, नहीं था और हर निजाम बन गया, लेकिन इस आपकी वक्त यह है कि पाकिस्तान में कोई निजाम फाल नहीं है। आपकी गुफ्तगू से एक बात जो है अब तक वो सामने आई। आपने अपने वालिद ने आपके वालिद ने जो ओबिचुरी लिखी, जो मरसिया लिखा जिन्ना साहब किया, उसके अंदर से भी यही झलक नजर आ रही है जो अक्सर इंडियन क्रिटिक्स और स्कॉलर्स लिखते रहे हैं कि पाकिस्तान मूवमेंट तो एक वन मैन शो थी। इट वाज नेवर अ ग्रास रूट्स लेवल्स मूवमेंट। यानी कि इसका अगर आप तकाबला करें कांग्रेस के साथ, तो कांग्रेस एक ग्रास रूट्स लेवल की पार्टी भी थी, उसकी रसाई थी ग्रास रूट्स तक, वर्किंग क्लास तक। और फिर उस पार्टी ने इंडिया को बनने के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन दी, इंस्टीट्यूशंस दिए। जबकि हमारा मुल्क बनने के बाद मुस्लिम लीग फ्रिटर अवे हो गई जिन्ना साहब की डेथ के साथ, जिसका जिक्र आपके वालिद ने भी किया और आपने भी किया। तो हम तो फिर ये बात तस्लीम कर रहे हैं ना कि हमारी जो खराबी की एक जड़ है, उसमें से शायद पहली कड़ी ये है कि मुस्लिम लीग जो फाउंडिंग फादर्स थे वो इंस्टीट्यूशनलाइज कर ही नहीं सके पॉलिटिक्स को। वो वन वन मैन शो चला रहे थे, और जब वो वन मैन बीच में से निकल गया, एवरीथिंग कोलैप्स्ड। मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूं। मेरी जो आर्गुमेंट है, मेरा जो हाइपोथेसिस है, इसके बिल्कुल बरक्स है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने जन्म लिया अलीगढ़ से। 1906 में ये एक सियासी जमात बनी और ढाका में बनी। क्रीड ऑफ मुस्लिम लीग कासिम फजले हक ने लिखा, जो कि एक बंगाली थे और बाद में यूनाइटेड बंगाल के भी चीफ मिनिस्टर रह चुके हुए थे। करारदादे पाकिस्तान भी बुनियादी तौर पे उन्होंने ही लिखी थी। तो जो जिद्दत थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में पॉलिटिकल एक्टिविज्म की, वो हमारे पास आई बंगाल से और इंडिया के उन इलाकों से जहां पर मुस्लिम आबादी पढ़ी लिखी थी लेकिन माइनॉरिटी में थी, जैसे उत्तर प्रदेश थी, यूपी थी, सेंट्रल प्रोविंसेस थी। पाकिस्तान की तहरीक आज़ादी में पंजाब का रोल नहीं रहा, ये हमें तस्लीम करना पड़ेगा। तो पहली जरब तो ये लगी कि कायदे आजम की जो 11 अगस्त की स्पीच थी, वो ना रेडियो पाकिस्तान लाहौर से नशर हुई, ना कराची से हुई, वो दिल्ली से हुई। वो कौन सी फोर्सेस थी जिन्होंने कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की 11 अगस्त की स्पीच को इधर चलने नहीं दिया गया? डॉन ने वो स्पीच छापी, लेकिन डॉन को वो उस दिन उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की इजाज़त नहीं मिली। और बहुत अरसे के बाद हमारी एक बहुत अजीज बहन है मिशेल चौधरी, वो डॉन में काम करती थी, आर्काइव्स में से वो तकरीर निकाल, फिर हमने उसको रिकन्फर्म कराया पायनियर और हिंदू अखबार इंडिया से। अल्टीमेटली वी मैनेज टू गेट द रिकॉर्डिंग ऑफ दैट स्पीच फ्रॉम प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, यूएसए। ये तो हम, बात यह है कि हमारे खित्ते में जहां पर हुकूमतें भी बड़ी सरकार की मर्जी से तब्दील होती हैं, ये कैसे हुआ कि इतने बड़े खित्ते का, जो दुनिया की सबसे बड़ी फातेह फौज थी उस वक्त, यूनाइटेड इंडिया की आर्मी वाज विक्टोरियस आर्मी ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड इट वाज द बिगेस्ट आर्मी, उसका इन्होंने किया बंटवारा। जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स थे मुस्लिम लीग के, उसके पीछे बड़ी पावर ने ये पूरा एक्शन प्ले किया है। एंड दैट इज वाई इनिशियल पीरियड्स के बाद पाकिस्तान को ग्रो होने की इजाज़त नहीं दी जा रही। और जो यूनियनिस्ट पॉलिटिशियंस थे पंजाब के, वो कायदे आजम के साथ मिल गए जब मुस्लिम लीग की मेजॉरिटी हो गई 1945 के बाद, बिकॉज ऑफ क्रिश्चियन वोट्स। लेकिन वो वफादार नहीं रहे, उन्होंने पाकिस्तान की सियासत में लोटाइज्म की बुनियाद रखी, और उसी बुनियाद की बेसिस पर अभी भी पाकिस्तान के साथ जो कुछ हो रहा है, जो जख्म पाकिस्तान सह रहा है, ये सारे उसी पॉलिटिक्स का जो रेशा है वो चलता चला जा रहा है हमारी पॉलिटिकल बॉडी के अंदर। अच्छा तो साइमन मैं शरफ इसलिए साहब, आपसे मुतफिक, आप हमने इस बंगालियों आप हमने क्या ये बंगालियों को कह रहे अलहदा हैं, कर दिया, क्या आप हमने ये कह बंगालियों रहे को हैं अलहदा, कि गॉट रिड ऑफ दैट। जिन्ना साहब को जो उनका वो विजन अपना ट्रांसलेट करना चाह रहे थे,
उनको इस विजन को ट्रांसलेट करने से रोका किसने? आपका इशारा क्या पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी की तरफ है या फिर इंटरनेशनल प्लेयर्स की तरफ है? इंटरनेशनल प्लेयर्स की तरफ है, क्योंकि उस वक्त तो सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी बनना भी शुरू नहीं हुई थी। अच्छा। बनना भी शुरू, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। उस वक्त तो सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी बनना भी शुरू नहीं हुई थी। कश्मीर की आज़ादी की जो जंग है वो सिविलियंस ने शुरू की थी। पाकिस्तान आर्मी के कुछ दस्ते वहां पर गए, बिलेटेडली गए थे, और उन्होंने वहां पर तहरीक आज़ादी में हिस्सा भी लिया। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान तो अपने जोर पे आज़ाद हो गया था। अच्छा, कश्मीर के काफी इससे हम आप आपसे इस मौजू पे फिर बहस करेंगे ऑन द 48 मिलिट्री ऑपरेशन और जो गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर जिसे हम कहते हैं वो आया। लेकिन इससे पहले मैं एक और अहम सवाल आपसे करना चाहता हूँ। आपने मिशेल चौधरी का ज़िक्र किया जो दुख्तर हैं, साहबजादी हैं हमारे वॉर हीरो सेसिल चौधरी की। उनसे भी मैंने यही सवाल किया था कि जब हम ये कहते हैं, अपने स्कूलों में ये पढ़ाते हैं, अपने निसाब में ये शामिल करते हैं, म्यूज़ियम्स पे और टेलीविज़न पर ये बताते हैं कि पाकिस्तान की बुनियाद मोहम्मद बिन कासिम ने रखी थी, या जब मोहम्मद बिन कासिम अरेबिया से लैंड हुए यहाँ पर सिंध में, तो उस दिन पाकिस्तान बन गया, मेटाफोरिकली स्पीकिंग। तो अगर हम ये बच्चों को बताते हैं तो फिर उस मुल्क के अंदर जो नॉन मुस्लिम है उसकी फिर क्या हैसियत होती है? उसकी कोई हैसियत नहीं होती। लेकिन रियल लाइफ में हम सब की हैसियत है, हम पाकिस्तानी हैं। ठीक है, हम पाकिस्तान को सर्व करते हैं, पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां देते हैं। मैं खुद मुसल्लह फौज में रहा हूँ, 3 दहाइयों से ज्यादा अरसा मुसल्लह फौज में गुजारा है, जाफशानी के साथ अपना काम किया। एक्सक्लूजन की प्रोसेस मौजूद है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने वतन के लिए कोशिश ना करें। हम कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि जब हम कोशिश करते हैं तो जब हमारे मुसलमान ब्रादर लोग हमें देखते हैं तो कहते हैं यार ये भी तो पाकिस्तानी है ना। हम एक शमा रोशन करते हैं और उसकी शुआएं जो है वो कितने जो हर जगह फैलाने की कोशिश करते हैं। यही हमारा रोल होता है सोसाइटी के अंदर, एज प्राइम मूवर्स ऑफ the religious identity of Pakistan, not only Muslims, but also Christians, Hindus, Sikh, Parsi, हम सब जो मुरक्कब है वो पाकिस्तानी है, तो हम उसका हिस्सा बनते हैं। तो मैं इसको प्रोपेगेंडा समझता हूँ। जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं पाकिस्तान को अचीव करने के लिए, जो कायदे आजम ने 11 अगस्त की स्पीच में वाजे कर दिए थे, बहुत छोटा हिस्सा उस स्पीच का, 3 या 4 लाइनें जो हैं वो माइनॉरिटीज के मतलब हैं, बाकी तो गवर्नेंस के मतलब हैं, लेजिस्लेशन के मतलब हैं। उन सबको पाकिस्तान में नजरअंदाज किया गया। दे हैव बीन कंटिन्यूसली ट्रैम्पल्ड इन पाकिस्तान एवर सिंस। तो जो विशन था कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का और जो ख्वाब था अल्लामा इकबाल का, वो हमने और हमारी आने वाली जनरेशन्स ने उसको, उसकी ताबीर करनी है, उसको पूरा करना है। अच्छा साइमन लेकिन शरफ साहब, ये बताइए, आई वांट योर रिस्पांस ऑन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कि पाकिस्तान की फाउंडेशन में ही कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस शामिल हैं। आप बार बार जिक्र कर रहे हैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 11 अगस्त वाली स्पीच का, जिसको गवर्नर जनरल की अपनी स्पीच को उसी के मुल्क में सेंसर कर दिया गया जिसका आपने जिक्र किया। लेकिन उस स्पीच में वो कह रहे हैं कि हिंदूज विल सीज टू बी हिंदूज, क्रिश्चियंस विल सीज टू बी क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स विल सीज टू बी मुस्लिम्स, और लग ऐसा रहा है कि वो एक सेक्युलर रियासत की तरफ जाना चाहते हैं। no, लेकिन not लेकिन in this, मैं अपना no, no. सवाल मुकम्मल करूं, मैं अपना सवाल Quaid मुकम्मल करूं, clarified it. मैं अपना Quaid सवाल मुकम्मल clarified it. He said not in the sense of religion, हम्म, but पाकिस्तानियत। जब पाकिस्तानियत नहीं। पाकिस्तानियत की बात होती है हम सब एक हैं। लेकिन साइमन शरफ साहब, ये कैसे मुमकिन है कि जब आपने पूरी मूवमेंट चलाई हो मजहब के नाम पर, जिसमें आपने दारुल उलूम देवबंद के लोग शामिल किए हों, जिसमें बरेलवी उलमा शामिल हुए हों, जिसमें अहले तशी उलमा शामिल हुए हों, और उनको यही कहा गया हो कि ये इस्लाम के नाम पे मुल्क बनने जा रहा है, फिर आप एकदम से मुल्क बनने के बाद अगर उन्हें ये कहें, या मुल्क बनने से कुछ अरसा पहले ये कह दें कि नहीं जी अब मजहब का लेना देना रियासत से नहीं होगा, वी विल ऑल बी पाकिस्तानीज, हाउ इज दैट पॉसिबल? Okay, let's not be revisionist of history. Let's keep history as a fact, the true history. ठीक है, और जब एक कॉमेंटेटर आएगा, जब हमारी नस्लें गुजर जाएंगी, तो वो बिल्कुल वैल्यू न्यूट्रल होकर सही हिस्ट्री लिखेगा। ये
कायदे आजम को पाकिस्तान में पिछले 4-5 बरस से बहुत ज़्यादा डिमीन किया जा रहा है। एक ख़ास सेकुलर तबके में पाकिस्तान के, एक स्यूडो इंटेलेक्चुअल तबके से, आपके चैनल में भी और भी मैं ऐसे-ऐसे स्कॉलर्स को देखता हूँ, जो कायदे आजम को 1, 2, 3 करके उड़ा देते हैं। They are all revisionists of history. They do not know what was the politics of the league. They do not even ask one of them कि जरा जो क्रीड था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, वो जरा पढ़ के बता दे वो था क्या। दे वोंट नो अबाउट इट। तो ये एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव, डिलिबरेट, आर्टिकुलेटेड प्रोपेगेंडा चल रहा है, जिसके ऊपर आपने मुझसे सवाल किया। आई डोंट सब्सक्राइब टू इट। और मैं आपको एक और चीज भी बता दूं कि 1945 में जो स्लेंडर मेजॉरिटी मिली थी पंजाब में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को, यू नो हु वाज द पिटिशन मैजिस्ट्रेट ऑफ द इलेक्शंस? सैमुअल मार्टिन बर्क। बाद में वो पाकिस्तान के रोविंग एम्बेसडर्स भी रहे, फॉरेन ऑफिस में भी रहे, फॉरेन ऑफिस की बुक्स लिखी उन्होंने। सैमुअल मार्टिन बर्क ये फैसलाबाद साइड के रहने वाले थे, शाहकोट के इलाके के। तो he decided 13 petitions in favor of Pakistan। और 1945 में जब फाइनली वोट हुआ तो जो रुख बदला लीग की तरफ, यूनियनिस्ट तो चुप के बैठे हुए थे बिकॉज दे वर सपोर्टिंग कांग्रेस। वो जो क्रिश्चियन वोट शिफ्ट हुए लीग की तरफ, इंक्लूडिंग द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली मिस्टर एस.पी. सिंघा, जब लीग मेजॉरिटी में आ गई तो फिर लोटो ने भी साथ मिलना शुरू कर दिया। तो वो जो एक फाउंडिंग ब्लॉक था वो एक मुश्तरक था, दलित हिंदूज, पारसीज, क्रिश्चियंस, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, सिंध। इसी वजह से कायदे आजम ने जो पहला लॉ मिनिस्टर बनाया था वो एक दलित हिंदू को बनाया था, जोगिंद्रनाथ मंडल को। तो ये इन सारी चीजों को अब रिवीजन ऑफ हिस्ट्री के साथ अनडू किया जा रहा है। वो जो एक बिल्डिंग ब्लॉक बना 1945 में, 1940 में तो किसी को नहीं पता था पाकिस्तान बनेगा। You know the cabinet mission plan and everything. You are a scholar of history. It certainly happened. वो बैलेंस जो टिल्ट हुआ था, that was not because of one religion. You know, Pakistanis need to understand that and it has to be projected. और सबसे ज्यादा पाकिस्तान बनने के बाद सफर जो किया है ना, वो पाकिस्तान की उन रिलीजियस माइनॉरिटीज ने किया जिसमें लो कास्ट, शेड्यूल कास्ट हिंदूज हैं और क्रिश्चियंस हैं, जिनकी वजह से ये वोट पाकिस्तान को मिले थे। दे हैव बीन द बिगेस्ट विक्टिम्स ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हमारी सोसाइटी में होती चली जा रही है, अब तो खैर बाकी सोसाइटी के साथ भी हो रही है। इस वक्त हमारी पॉवर्टी जो है probably more than 40% in Pakistan. I wanted to talk on the subject of poverty also. तो ये तो अब बढ़ता ही चला जा रहा है, तमाम ही इसमें पिस रहे हैं, लेकिन पहले दिन से जो पिस रहे हैं दे आर दी शेड्यूल कास्ट हिंदूज एंड द क्रिश्चियंस, जो हारी होते थे जिम्मेदारों के। और जब हिंदू और सिख वो जमीनें छोड़ के चले गए और माइग्रेशन करके दूसरे लोग को वो जमीनें मिली, उन्होंने इन सबको निकाल दिया इनकी जमीनों। इनके पास छत नहीं था रहने के लिए, ये पूरे पाकिस्तान में तितर बितर हो गए। एंड देन दे पिक्ड अप मीनियल जॉब्स। आप सेंसस निकाल के देखें, जेनिटोरियल वर्क्स में 1946 में यू विल नॉट फाइंड एनी क्रिश्चियन, लेकिन अब सरकारें जो है वो टेंडर भी निकालती हैं असामियों की जिसके अंदर लिखा मसीही होगा। ये तो एक शेम है, एक धब्बा है पाकिस्तान पे। सैमन शरफ साहब, ये बताइए कि आपने अपनी गुफ्तगू में थोड़ा सा ये लग रहा है कि एब्जॉल्व किया अब तक जो रोल रहा है सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसीज का। ये तो हम मान लेते हैं कि 47 में तो सिविल सर्विस उस तरह से नहीं एक्टिव थी, हालांकि थी, हमने इनहेरिट किए थे दो इंस्टीट्यूशंस ब्रिटिश इंडिया से जिसके अंदर फौज थी और सिविल सर्विस थी, लेकिन मान लेते हैं कि 1947 में वो उस पोजीशन में नहीं थे कि वो चीज़ों को डोमिनेट कर सकते। लेकिन ग्रेजुअली, खासतौर पर जिन्ना साहब की वफात के बाद, तो उन्होंने चीज़ों को मुकम्मल हेजेमनाइज करने की कोशिश की, पहले सिविल सर्विस ने
और उसके बाद बराह रास्त 58 के बाद से मिलिट्री ने, और फिर तमाम प्रोग्रेसिव फोर्सेस पे पाबंदी लगा दी, किसी को मार्क्सिस्ट कह के गद्दार कहा, यहाँ तक कि फातिमा जिन्ना को भी नहीं बख्शा। तो पाकिस्तान की जो अबतर हालत यहाँ तक पहुंची है, सोसाइटी की भी, इकोनॉमिकली भी, पॉलिटिकली भी, उसके अंदर सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी का तो बड़ा गहरा हाथ है सर। बिल्कुल, मैं आपसे मुत्तफ़िक हूँ और इसमें अवेसिव होने की कोई वजह नहीं है कि हम इसके ऊपर अवेसिव हों। वी हैव टू टेक इट ऑन आवर चिन एज़ पाकिस्तानीज़ हम्म, कि सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी का गठजोड़, जो पाकिस्तान की एलीट्स बनी, उनका गठजोड़। आप हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री देख लें ना, मार्शल लॉज़ और मिलिट्री रूल्स और मिलिट्री इन्फ्लुएंस रूल्स कितना अरसा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। सो दैट सेज़ इट ऑल। वन डज़न्ट हैव टू बी एवेसिव अबाउट इट। और एक ज़माना ये था, एक मैं बड़ी इंटरेस्टिंग आपको चीज़ बताऊँ। आई वांट टू डिस्कस पॉवर्टी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो सब्जेक्ट ना रह जाए कि कश्मीर की आज़ादी की मूवमेंट को जो प्रोग्रेसिव ग्रुप था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के अंदर, जिनको लाहौरी प्रोग्रेसिव ग्रुप भी कहते हैं, हालांकि उसमें पेशावर के लोग भी थे, कश्मीर के भी थे, लाहौर के भी थे। डॉक्टर एम डी तासीर थे, सलमान सलमान तासीर। तासीर मरहूम के वालिद थे उसमें। मियाँ इफ्तारुद्दीन थे, पाकिस्तान टाइम्स वाले, मोरोज वाले। फैज़ अहमद फैज़ साहब थे उसमें, खटक साहब थे एक, और भी काफ़ी नाम है जब लिए जाएं। इन्होंने शुरू की थी हम्म, तहरीक आज़ादी। 14 अगस्त 1947 से पहले शुरू हो चुकी थी। हम्म, There was already a military confrontation going on between the Dogra forces and the freedom fighters of कश्मीर। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी वो दो हिस्सों में टूट चुकी थी। एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बन चुकी थी, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कांग्रेस के साथ अलाय हो गई थी। ऑल दिस वाज हैपनिंग। पाकिस्तान आर्मी एंटर्ड द कश्मीर वॉर मच लेटर। इट वाज अ सिविलियन, लेकिन हुआ क्या? फैज अहमद फैज मार्क्सिस्ट मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट। पाकिस्तान टाइम्स के दफ्तर किसने बंद कराया? सिविल एंड मिलिट्री गैजेट अखबार किसने खत्म कराया? कौन साहब थे जो उधर खुद गए उनको पकड़ने के लिए? ये सब कुछ हिस्ट्री में मौजूद है। और वो पूरी जो एक तारीख थी उसको डिस्टॉर्ट कर दिया गया। और उस तारीख में हिंदू पंडित भी तहरीक आज़ादी में शामिल थे। आपको पता हो कि बजाज साहब थे, उन्होंने तो पाकिस्तान के लिए कौमी तराना भी लिखा था। ऑफ कोर्स हफीज जलंधरी साहब का फाइनली एक्सेप्ट हुआ था, प्रेमनाथ बजाज आई गेस। तो ये आस्ता आस्ता सबको एलिनेट कर दिया गया। एंड द कश्मीरी फ्रीडम मूवमेंट सॉर्ट ऑफ अ थिंग ना, उसको एक जहाद का नाम दे दिया गया, जहां पे वो बड़ी डैमेज हुई। अब क्या है? कुछ भी नहीं है। देयर इज नथिंग देयर। 370 35 ए इंडिया ने अनाउंस कर दिया हुआ कि हमारा इस पे सब कुछ है। अमेरिकन डिप्लोमेट्स रेगुलरली श्रीनगर उधर जाके बाकी सियासतदान, इतना बड़ा तहरीक आज़ादी का लीडरशिप वायर्ड है, नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट ऑल्सो इन इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो ये आई जस्ट वांट टू से कि बड़ा नेगेटिव रोल है। जब कौमें बनती हैं तो उनके लिए माइलस्टोन्स होते हैं उफक के उस पार। हमारे भी उफक के उस पार माइलस्टोन्स थे, लेकिन पे दर पे हमलों की वजह से, इंटरवेंशंस की वजह से, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर्स बाय बारबेरियंस एंड बुचर्स, उनकी वजह से हमारी जो पॉलिटिकल बॉडी है वो जगह जगह से जख्म खुर्दा है। दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। जनाब सैमसन शाइमन शरफ साहब, आज आपने गुफ्तगू की हमसे कायद आज़म और उनके विजन ऑफ पाकिस्तान पर, और किस तरह वो विजन अनफॉर्चुनेटली रियलिटी में ट्रांसलेट नहीं हो सका। आपकी वर्चुअल तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया।